गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज मैं भोला सिंह, बायोलॉजी टीचर, GD&D SNIC करवी चित्रकूट। तो आज हम बायोलॉजी क्लास 11th के टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैव जगत का वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले वाले पार्ट में हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ चुके हैं। लिविंग यानी जैव जगत के बारे में हम पढ़ चुके हैं। वो है क्या जैव जगत, ये हमको मालूम होना चाहिए। इसको रिवर्स कर लेते हैं बात। जैव जगत का मतलब होता है, जैव का मतलब जीवन, जगत का मतलब संसार, मतलब ऐसा संसार जिसमें जीव या जीवों के बारे में या उनके लक्षणों के बारे में अध्ययन किया जाए। तो उसमें हमने बताया था कि ऐसी वस्तुएं जिनमें जीवन पाया जा रहा है, प्रोटोप्लाज्म पाया जा रहा है, वो सब वस्तुएं जीवित वस्तुओं के नाम से जानी जाती हैं। जीवित वस्तुओं में कुछ लक्षण पाए जाते हैं जिनके आधार पर हम उनको जीवित मान सकते हैं। जैसे उनमें श्वसन का पाया जाना, पोषण का पाया जाना, उत्सर्जन का पाया जाना, ठीक आदि ये क्रियाएं जिनके द्वारा वो अपना भोजन स्वयं बना लें या दूसरे पर निर्भर हों। तो ये लक्षण अगर पाए जा रहे हैं तो उनको जीवित कहा जा सकता है। कुछ जब इनकी संख्या बढ़ती गई जीवितों की, तो एक संसार बन गया, एक जगत बन गया, तो उसमें असुविधा होने लगी। जब काफ़ी संख्या बढ़ गई तो उसमें क्या होने लगी, असुविधा होने लगी। असुविधा कैसे होने लगी कि उनके अध्ययन के लिए या उनके वर्गीकरण के लिए असुविधा होने लगी। तो फिर हमको आवश्यकता हुई उसके वर्गीकरण की, किस प्रकार से उसको वर्गीकृत करके रखा जाए जिससे अलग अलग हम उनकी पहचान कर सकें। तो अगला जो पार्ट है वो सेकेंड पार्ट पर आ गया, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैव जगत का वर्गीकरण। जैव जगत के वर्गीकरण में सबसे पहले वैज्ञानिक आए चरक। सबसे फर्स्ट टाइम पर चरक, इन्होंने अपनी पुस्तक चरक संहिता पर संपूर्ण जीव जगत को वर्गीकृत किया। तो उसमें इन्होंने क्या किया, केवल जंतुओं की संख्या के आधार पर अलग कर दिया गया, जंतुओं को और पौधों को अलग कर दिया। तो जिसमें से जंतु और पादप, एनिमल एंड प्लांट, जंतु एवं पादप, इस प्रकार से वर्गीकृत किया। तो संख्या के आधार पर वर्गीकृत किया इन्होंने। 200 जंतुओं की कितनी प्रजातियां, 200। उसके बाद पादप जो बचे थे उनकी संख्या इन्होंने 340। ये 200 जातियों को एनिमल में रखा और 340 जातियों को पादप जगत के अंतर्गत रखा। लेकिन ये वर्गीकरण इससे संतुष्ट नहीं हुआ। तो दूसरी वैज्ञानिक आए अरस्तु। सेकेंड नंबर पर अरस्तु। इन्होंने संपूर्ण जैव जगत को 2 पार्ट में डिवाइड किया। एनिमल मतलब जंतु जगत एवं पादप जगत। लेकिन इन्होंने जो वर्गीकरण किया, इनका आधार अलग था, चरक से अलग था अरस्तु का। इन्होंने क्या किया था अरस्तु ने कि इसमें फोटोसिंथेसिस के अकॉर्डिंग, सिंथेसिस के अकॉर्डिंग इसको वर्गीकृत किया। मतलब ऐसे सजीव जिनमें फोटोसिंथेसिस पाई जाए, तो फोटोसिंथेसिस का मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जिनमें पाई जाए और ग्लूकोज का निर्माण स्वयं करना, उनको अलग रख दिया। और जिनमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं पाई जाएगी, ग्लूकोज का निर्माण स्वयं नहीं कर पाएंगे, उनको अलग रख दिया। तो फोटोसिंथेसिस किसमें पाई जाएगी, प्लांट में। और जंतुओं में फोटोसिंथेसिस का क्या होता है, अभाव होता है। जंतुओं में नहीं पाया जाता फोटोसिंथेसिस, इसलिए जंतु क्या होते हैं, दूसरे पर निर्भर रहते हैं, मतलब परपोषी होते हैं। ये क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। पादप स्वपोषी होते हैं।
तो ये वर्गीकरण था किसका? अरस्तु का। ये भी ज़्यादा सुटेबल नहीं हुआ। उसके बाद तीसरे वैज्ञानिक आए। जब वर्गीकरण में असुविधा होने लगी और आवश्यकता बढ़ी तो अन्य अन्य वैज्ञानिकों ने अपने आधार पर इसको वर्गीकृत किया। तो तीसरे नंबर पर आए लीनियस। इन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी, ये इनकी पुस्तक का नाम है सिस्टेमा नेचुरी। इस पर इन्होंने अपना वर्गीकरण किया। इस पुस्तक पर संपूर्ण जैव जगत को इन्होंने वर्गीकृत किया। तो इन्होंने भी, इनका जो वर्गीकरण का बेस था वो इनसे अलग था। इन्होंने भी प्लांट और एनिमल किंगडम में वर्गीकृत किया था, प्लांट और एनिमल। लेकिन ये जो वर्गीकरण था प्लांट और एनिमल का, वो लीनियस ने जो किया था, उन्होंने क्या किया था कि इनका जो बेस था वो अलग था इन दोनों से। बेस इनका क्या था कि अगर उनमें कुछ सेंसिटिविटी, मतलब कुछ ऐसी क्रियाएं, 2-4 लक्षण ऐसे हैं जो केवल पादप में ही पाए जाएंगे, जंतुओं में नहीं पाए जाएंगे। मान लीजिए क्लोरोफिल का प्रेजेंट होना, तो वो क्लोरोफिल किस में रहेगी? केवल प्लांट में, ठीक है, एनिमल में नहीं होगी। तो इसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कर दिया? अलग कर दिया क्लोरोफिल, ठीक, इसके अकॉर्डिंग। तो क्लोरोफिल केवल प्लांट में प्रेजेंट होगी, जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया में आवश्यक होती है। इसके आधार पर वर्गीकृत किया। उसके बाद अगले जो वैज्ञानिक आए, इसको नाम एक और दिया था द्विजगत पद्धति। लीनियस ने इस वर्गीकरण को नाम दिया था द्विजगत पद्धति। द्विजगत पद्धति, ठीक। अब यहाँ तक जब हो गया, उसके बाद आ गया द्विजगत के बाद त्रिजगत पद्धति, 3 जगत पद्धति। तीन जगत में अर्नेस्ट हेक्कल, 3 किंगडम सिस्टम, 3 जगत। इन्होंने इस पद्धति को दिया था अर्नेस्ट हेक्कल ने। अर्नेस्ट हेक्कल, इन्होंने पद्धति अपने आधार पर, मतलब जितना संपूर्ण जगत था उसको अपने आधार पर वर्गीकृत किया। प्रोटिक्टा, मेटाफाइटा, मेटाफाइटा, और तीसरा जो इन्होंने वर्गीकरण में किया था वो अलग था, एक मेटाजोआ। एक, तो ये 3 जगत पद्धति हुई। प्रोटिक्टा में संपूर्ण जीव जगत को 3 जगतों में, संपूर्ण जो लिविंग थे उनको 3 जगतों में वर्गीकृत किया, प्रोटिक्टा, मेटाफाइटा और मेटाजोआ। तो ये वैज्ञानिक थे अर्नेस्ट हेक्कल, जिन्होंने 3 किंगडम सिस्टम को प्रोवाइड किया था। उसके बाद आए अगले जो वैज्ञानिक थे 4 किंगडम, 4 किंगडम सिस्टम। 4 किंगडम सिस्टम में 4th नंबर पर 4 किंगडम सिस्टम, 4 किंगडम सिस्टम। 4 किंगडम सिस्टम जो है वो अलग, जो वैज्ञानिक आए थे 4 किंगडम सिस्टम को, कॉपलैंड, ये वैज्ञानिक, इन्होंने अपना एक अलग जो क्लासिफिकेशन दिया, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो इसमें संपूर्ण को मोनेरा, प्रोटिस्टा, इसको जो है बांट दिया था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट में जो था वो प्रोटिस्टा को मोनेरा और प्रोटिस्टा में बांट दिया। इसको प्रोटिस्टा एंड मोनेरा,
प्रोटिस्टा एवं मोनेरा में डिवाइड कर दिया था। तो उसके बाद ये सेम थे, मेटाफाइटा और मेटाजोआ। मेटाफाइटा एंड मेटाजोआ। मेटाजोआ ये हुआ 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। उसके बाद आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। पांच जगत पद्धति, जिसको मॉडर्न सिस्टम भी कहा जाता है क्लासिफिकेशन का, इसके आधार पर संपूर्ण लिविंग्स को 5 जगतों में डिवाइड किया गया। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ये 5 जगत कौन कौन थे? सबसे पहले प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई, प्लांटी, एंड लास्ट में एनिमेलिया। प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। ये आधुनिक वर्गीकरण की सबसे प्रचलित सिस्टम है, जिसमें संपूर्ण जैव जगत को 5 जगतों में डिवाइड किया गया। ये था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। उसके बाद वैज्ञानिक आए 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। Six kingdom classification. 6 kingdom classification. 6 kingdom classification. ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था ज़्यादा कारगर नहीं हुआ। केंडलर जो वैज्ञानिक थे, केंडलर, इन्होंने प्रस्तुत किया था। तो इन्होंने जो 6 जगत बनाए थे, तो इसमें मोनेरा को 2 भागों में बांट दिया था। सीधे मोनेरा को 2 में डिवाइड कर दिया था। आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। इस तरह से ये हो गए 6 किंगडम। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। फर्स्ट में प्रोटिस्टा और मोनेरा को 2 में डिवाइड कर दिया, आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया, बैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। ठीक, उसके बाद सेम वही फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ये हो गए 6 किंगडम। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसमें सबसे पहले चरक, उसके बाद अरस्तु, फिर लीनियस। ठीक उसी प्रकार से 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इनमें से जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, वो मॉडर्न क्लासिफिकेशन के आधार पर ही जाना जाता है। उसके बाद इसमें आता है अगला पॉइंट, प्लांट एंड एनिमल। प्लांट एंड एनिमल।
तो बच्चों प्लांट और एनिमल इसमें जो है इनको जो अलग अलग डिवाइड किया गया लक्षणों के आधार पर, तो डिफ्रेंसिएशन जो हुआ प्लांट और एनिमल का, तो इसमें सबसे पहला जो अंतर है डिफ्रेंसिएशन है प्लांट और एनिमल में, तो इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, इसमें क्या होती है, एब्सेंट होती है। अब क्लोरोफिल प्रेजेंट होने का मतलब क्या है, अगर क्लोरोफिल इसमें पाई जाएगी प्लांट में तो कौन सी प्रोसेस होगी, बोलिए कौन सी प्रोसेस होगी, तो उसमें से प्रोसेस होगी फोटोसिंथेसिस की, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण जिसको बोलते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण पौधों में पाई जाने वाली वह क्रिया है जिसके द्वारा संपूर्ण हरे पौधे सूर्य के प्रकाश व क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो अपना भोजन स्वयं बनाने का मतलब क्या है, ये किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है, इसलिए इनको क्या कहा गया, स्वपोषी कहा गया। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बारे में जैसे देखिए, अभी बताया गया कि कार्बन डाइऑक्साइड व जल की उपस्थिति में, कार्बन डाइऑक्साइड इसका स्रोत होगा CO2 प्लस जल H2O, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मतलब सनलाइट, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, इसमें इसकी प्रेजेंट में जब ये रिएक्शन होगी तो ये बन जाएगा ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन रिलीज होती है। जब इसको संतुलित करेंगे तो 6CO2 प्लस 6H2O, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर 6O2, इसको बोलेंगे फोटोसिंथेसिस की क्रिया, इसके द्वारा संपूर्ण पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। दूसरा इसमें अंतर होता है, जितने भी प्लांट हैं उनमें जो लोकोमोशन है, लोकोमोशन गति, तो प्लांट में गति नहीं होगी, एनिमल में क्या होती है, गति होती है, मोशन होता है। उसके बाद थर्ड नंबर आ जाता है, जितने भी प्लांट्स हैं उनको जो जल और मिनरल्स हैं वो रूट्स के द्वारा भूमि से प्राप्त किए जाते हैं, और एनिमल्स को जो है वो बाह्य वातावरण से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जनरली प्लांट और एनिमल में डिफ्रेंसिएशन होता है। फिर उसके बाद एक फोर्थ नंबर पर जो प्लांट सेल होगी, प्लांट सेल, उसमें सेल वाल, सेल वाल, कोशिका भित्ति ये पाई जाती है, प्रेजेंट होती है। एनिमल में क्या होती है, एब्सेंट होती है, सेल वाल एब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती। तो ये क्या हुआ, इन लक्षणों के आधार पर हम जंतु और पादप में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है इसमें नॉमेनक्लेचर, नामकरण, मतलब चाहे पादप हो या जंतु हो, उनको हम कैसे एक स्पेशल नाम से जाने, तो उस स्पेशल नाम को कहा गया साइंटिफिक नेम, जूलॉजिकल नेम या बॉटेनिकल नेम। मान लीजिए एनिमल्स है, एनिमल्स, तो उनको कहा जाएगा साइंटिफिक मतलब जूलॉजिकल नेम, जूलॉजिकल नेम। और जो प्लांट हैं जूलॉजिकल नेम, और जो प्लांट हैं बॉटेनिकल नेम, बॉटेनिकल नेम। ये अलग नामकरण किया गया है। अगर जंतु है तो उसका जूलॉजिकल नेम, और अगर पादप है तो उसका बॉटेनिकल नेम के नाम। तो ये जो नामकरण की पद्धति है इसको बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर कहा गया है, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। द्विनाम पद्धति, द्विनाम पद्धति। तो इस पद्धति को सबसे पहले दिया था कैरोलस लीनियस ने, कैरोलस लीनियस
कैरोलस लिनियस ने इस पद्धति को लिया था। तो इसमें जो नामकरण किया जाता है तो किसी भी, चाहे वो एनिमल का हो चाहे प्लांट का हो, तो उसका नामकरण दो शब्दों से मिलकर बना होता है, दो शब्दों से मिलकर बना होता है। दो शब्द कौन कौन से? एक उसके जीनस को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा स्पीसीज को। फर्स्ट वाला जो होगा वो जीनस को और सेकंड वाला जो होगा वो स्पीसीज को डोनेट करता है, स्पीसीज। ठीक, तो जैसे भी नाम किया गया, मान लीजिए किसी भी जंतु का नाम होता है, ये जंतु वैज्ञानिक नाम, जैसे मान लीजिए मेढक है, मेढक, इसका जूलॉजिकल नेम होता है राना टिग्रिना, राना टिग्रिना। तो जिसमें से जो राना है वो रिप्रेजेंट कर रहा है जीनस को, और जो टिग्रिना है वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीसीज को। जीनस और स्पीसीज, जीनस और स्पीसीज। लेकिन इसका जो नामकरण है राना, वो जीनस का जो नामकरण होता है, जो फर्स्ट वर्ड होगा इसका कैपिटल होगा, और सेकंड वाला जो होता है वो स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, या इसको कभी इटालियन वर्ड्स में भी लिखा जा सकता है। तो ये इस तरह से, मान लीजिए किसी प्लांट का नाम ले लीजिए, मान लीजिए प्लांट में मटर का नाम सुना होगा, मटर, इसका बॉटेनिकल नेम होता है पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम। ठीक, तो ये क्या है? प्लांट है, प्लांट के अंतर्गत रखा गया। इसमें भी दो वर्ड्स हैं, पाइसम और सटाइवम, जिसमें से पाइसम रिप्रेजेंट करता है किसको? जीनस को, और सटाइवम रिप्रेजेंट करता है स्पीसीज को। ठीक है, तो ये हुआ बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर का मतलब द्विनाम पद्धति। इसको किसने दिया था? इसको दिया था सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने। इन्होंने बताया था कि जितने भी, चाहे वो पादप हों चाहे जंतु हों, उनका एक स्पेशल नाम रखा जाएगा, जिसमें से अगर जंतु होंगे तो उनको जूलॉजिकल नेम कहा जाएगा, और अगर पादप होंगे तो उनको बॉटेनिकल नेम के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद इनके लिखने का जो सिस्टम था, उन्होंने बताया कि जो दो वर्ड्स होंगे उसमें से जो पहला वर्ड्स होगा, पहला वर्ड्स जो होगा वो कैपिटल लेटर का होगा, और दूसरा जो वर्ड होगा स्मॉल लेटर का होगा। ठीक, उसके बाद इस चैप्टर में आता है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण की पद्धतियाँ। तो वर्गीकरण की जो पद्धतियाँ हैं वो तीन सिस्टम हैं। मतलब वर्गीकरण किस पद्धति के आधार पर किया गया, वो तीन पद्धतियाँ हैं। सबसे पहले नेचुरल, आर्टिफिशियल, नेचुरल क्लासिफिकेशन या नेचुरल सिस्टम, आर्टिफिशियल सिस्टम, और तीसरी जो अलग से एक पद्धति है फाइलोजेनेटिक, फाइलोजेनेटिक सिस्टम। तो पहले जो सिस्टम है नेचुरल सिस्टम है। नेचुरल सिस्टम का मतलब प्राकृतिक पद्धति। तो प्राकृतिक पद्धति में क्या है कि कोई भी लिविंग्स जो है, जो अपने नेचुरल स्टेट पर प्रेजेंट है, प्राकृतिक आवास या प्राकृतिक जलवायु पर प्रेजेंट है, उसके आधार पर वर्गीकृत किया गया। ठंडी जलवायु में रहने वालों को अलग, गर्म जलवायु में रहने वालों को अलग। तो उसका क्या हुआ? नेचुरल सिस्टम हुआ, प्राकृतिक पद्धति हुई उसकी। उसके बाद आर्टिफिशियल सिस्टम। आर्टिफिशियल सिस्टम का मतलब ये है कि अगर जीवों को
किन्हीं एक या दो लक्षणों के आधार पर, किसी एक लक्षण के आधार पर या दो लक्षणों के आधार पर उनको वर्गीकृत किया जाए। मान लीजिए पादप और जंतु को वर्गीकृत किया गया, तो जिसमें लीफ पाई जा रही है वो पादप है, जिसमें नहीं पाई जा रही है वो एनिमल्स है। इसके आधार पर या एक दो मेन लक्षणों के आधार पर अगर उसको वर्गीकृत किया गया तो उसको कहा गया आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। उसके बाद आ जाता है फाइलोजेनेटिक, जीनेटिक। इस पर जोर दीजिएगा, ये चीज लिखा हुआ है बीच में क्या, जीन। जीन तो जीन जनरली आप जानते हैं कि आनुवांशिकता की सबसे सूक्ष्म इकाई है। मतलब आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने के लिए जो मेन फंक्शनल यूनिट है, क्रियात्मक इकाई जिसको कहा जाता है, वो क्या है, जीन। इसकी खोज किसने किया था, जॉनसन ने, जीन जॉनसन। तो ये क्या करती है, अगर क्लासिफिकेशन इसके अकॉर्डिंग हुआ है, जीन के अकॉर्डिंग, मतलब जीन के अकॉर्डिंग अगर हो रहा है तो उसमें जीनी परिवर्तन होंगे, जीनी परिवर्तन होंगे। और जो जीनी परिवर्तन होते हैं वो स्थायी परिवर्तन होते हैं। उस परिवर्तन के आधार पर अगर उसको वर्गीकृत किया गया तो वो कहलाया फाइलोजेनेटिक सिस्टम। तो ये तीन सिस्टम है इसमें। नेचुरल, इसको समझ गए होंगे, उसका नेचुरल जो हैबिटेट है, प्राकृतिक आवास है, उसके आधार पर अगर वर्गीकृत किया गया तो नेचुरल सिस्टम। अगर एक दो लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत किया गया तो आर्टिफिशियल सिस्टम। अगर जीन के आधार पर वर्गीकृत किया गया तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम कहलाता है। उसके बाद लास्ट में इस चैप्टर में आता है इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण का महत्व, मतलब वर्गीकृत तो कर दिया गया संपूर्ण जीवों को, लेकिन इसका क्या महत्व है, क्या यूज है। तो सबसे फर्स्ट यूज तो यही है कि मान लीजिए जंतुओं को, अपादपों को वर्गीकृत किया गया तो उससे हमें अध्ययन में सरलता होगी। ठीक, अध्ययन के साथ साथ मान लीजिए कोई खोज करना है पादप पर या जंतु पर, उस पर हमें सुविधा प्राप्त होगी, अलग अलग है। उसके बाद इनको रखने में, भविष्य की जानकारी के लिए, मान लीजिए फ्यूचर में ये प्रजाति, चाहे वो प्लांट की हो चाहे एनिमल की, अगर प्रेजेंट नहीं है तो उसकी जो स्टडी है या उसकी जो जानकारी है उसको प्राप्त करने के लिए हमने इनको अलग अलग वर्गीकृत कर दिया गया। तो जो क्लासिफिकेशन के आधार पर जो हमको जानकारी मिलेगी वो भविष्य के लिए हमें स्थायी रूप से प्राप्त होगी। ठीक, उसके बाद इसका जो इम्पोर्टेंस है, मेन इम्पोर्टेंस ये है कि जो इसका मेडिसिनल यूज है, मेडिसिनल जितने भी औषधियाँ हैं या दवाइयाँ हैं वो पेड़ पौधों से या जंतुओं से तैयार, कुछ दवाइयाँ जो जंतुओं से तैयार की जाती हैं, बाकी सभी दवाइयाँ लगभग पादप से तैयार की जाती हैं। तो ये हमको सुविधा हुई। उसके बाद इसका जो इम्पोर्टेंस है क्लासिफिकेशन का, वो सबसे मेन जो इम्पोर्टेंस होता है वो अध्ययन की दृष्टि से, मतलब भविष्य में हम इनको अलग अलग अध्ययन कर सकेंगे। थैंक्स।